नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो यूपी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसको मैं आप सबके सामने एक सिंपल लैंग्वेज में रखने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि इस जो ये इतना बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना वाला, इसे जो है सिर्फ पढ़े लिखे ही समझ सकें। हम इसको इस तरीके से समझाएंगे जो लोग पढ़े लिख रहे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं या तैयारी कर रहे हैं कि नहीं तैर रहे हैं, हम इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो व्यक्ति नहीं पढ़ लिख रहा है वो भी इसको एकदम आसानी से समझ सकता है। तो ये मुद्दा क्या है मेरे भाई, इसको हम लोग डिटेल से पूरा समझेंगे। आप लोग केवल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए है क्या कि ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि खबर क्या है और ये खबर चर्चा में क्यों है, इसको हम लोग समझेंगे। फिर इसको देखेंगे कि जाति जनगणना जो करवाई गई ये क्यों करवाई गई, इसकी ज़रूरत हमें क्या पड़ी इतना पैसा खर्च करके। और आगे देखेंगे जाति जनगणना की मांग जो हुई कब और कैसे हुआ, इसको देखेंगे। और अंत और इसके बाद हम लोग देखेंगे पक्ष की बात। जो कुछ लोग कर रहे हैं ये जाति जनगणना सही है मेरे भाई, तो ये सही है ये जाति जनगणना, तो क्यों सही है इसको देखेंगे। और जो कुछ लोग कर रहे हैं भैया जाति जनगणना गलत है, यानी इसके विपक्ष में, तो गलत है, तो ये क्यों गलत है इसको देखेंगे। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे ये निष्कर्ष इसका, यानी जाति जनगणना जो हुई है होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सही है गलत है, इसके निष्कर्ष के बारे में देखेंगे, एक तार्किक बात को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये चर्चा में क्यों आया, जाति जनगणना जो चर्चा में आया कैसे आया। तो देखिए मेरे भाई, बिहार सरकार ने अपना 500 करोड़ रुपया खर्च करके 500 करोड़ रुपया खर्च करके जाति जनगणना करवाया। अपना पैसा मतलब अपने जेब से नहीं, ये बिहार सरकार के खजाने से जाति जनगणना जो हुआ है 500 करोड़ रुपया खर्च करके, ये बिहार सरकार के खजाने से हुआ है। हालांकि ये जो जाति जनगणना की जाती है यह जो है केंद्र सरकार के पैसे से होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं करवाएंगे। तो बिहार सरकार ने जो है इसको तय किया कि हम जो मतलब पहले तो नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, तो वहाँ से अलग होकर जब वो आरजेडी के साथ आए तो उन्होंने प्रण लिया कि हम भैया जाति जनगणना करवाएंगे और सभी जातियों को गिनकर उनका हक और अधिकार उनकी आबादी के हिसाब से देंगे। तो उन्होंने जाति जनगणना अपने 500 करोड़ रुपया खर्च करके जाति गणना करवाया और ये पूरा तैयार कर लिया गया एक बहुत ही सीमित समय में, और सभी जातियों को गिनकर उनका जो है सूची तैयार की गई। और सूची को गांधी जयंती के दिन यानी कल 2 अक्टूबर को यह सूची सार्वजनिक कर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस सूची में कौन कौन सा है। लगभग 82% हिंदू समुदाय है और 70% के आसपास मुस्लिम समुदाय है, और उसके बाद अन्य 1-1.5% अन्य धर्म के लोग हैं। तो ये है। और जाति के हिसाब से देखेंगे तो ये है यहाँ पर, तो पूरा पिछड़े वर्ग कितने हैं, कितने जनरल कास्ट के हैं, लगभग 15.5% जनरल के हैं। तो ये पूरा डाटा आप सबके सामने है। और जाति के हिसाब से देखेंगे जो जातियाँ कितनी हैं, जिसके लिए भी ये सरकार बेताब थी कि मतलब कितने % कौन सी जाति है। तो ये रहा जातियों का आंकड़ा, हाँ इस जाति के लोग इतने हैं। बिहार में जो इस जाति के लोग रहते हैं वो कितने लोग किस जाति के लोग रहते हैं, तो ये हुआ। तो ये उन्होंने तैयार करके सार्वजनिक किया 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन। तो अब हम लोग देखते हैं ये जाति जनगणना क्यों करवाई गई, इसकी ज़रूरत आखिर क्या पड़ी, 500 करोड़ रुपया खर्च करने का ज़रूरत क्या पड़ा जो जाति जनगणना करवाया गया। तो सबसे पहले मेरे भाई हम बता दें कि हमारे भारत में हर जगह लगभग ऐसा है, ऐसा नहीं, लेकिन खास करके यूपी और बिहार में जो मुख्यमंत्री होता है उसके ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है कि हाँ ये जो मुख्यमंत्री शासन कर रहा है ना, ये केवल अपनी जाति को ज़्यादा प्रमोट करता है, दूसरी जाति का नहीं। ये अपनी जाति को ज़्यादा वैल्यू देता है, दूसरी को नहीं। तो कोई भी सत्ता में वो रहेंगे तो वो उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, वो रहेंगे तो उनके ऊपर लगाएंगे। ये ऐसा सभी में चलता है, चाहे यूपी बिहार में ये ज़्यादा चलता है। तो इसी मुख्यमंत्री ने सोचा, बिहार सरकार ने सोचा कि जो मुख्यमंत्री के ऊपर जातिवाद का आरोप लगता है इससे बचने के लिए हम सभी जातियों को गिन लेंगे और गिनने के बाद उनकी संख्या के हिसाब से उनको हक और अधिकार दे देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम उनको गिनकर उनको जो है उनके हिसाब से दे देंगे। तो हमारे ऊपर या कोई भी सरकार आएगी तो वो जातिवाद का आरोप उसके ऊपर नहीं लगेगा कि हाँ जिसका जितना संख्या है उसको उतना हक और अधिकार मिल गया। तो इसलिए ये जो जाति जनगणना करवाया गया। और ये क्यों करवाया गया मेरे भाई, ये कब और कैसे हुआ कि 2019 में सबसे पहले बिहार सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया था जाति जनगणना करवाने का कि हम जातियों को गिने और उसके बाद उनके संख्या के हिसाब से उनका हक और अधिकार मिले। लेकिन नहीं हो पाया, ये पास हुआ लेकिन जाति जनगणना नहीं हुई। तो जाके सन 2021 में तो इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जो है समिति बनाई, और उस समिति जो है ने यह तय किया हाँ जाति गणना होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद ये जो हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। फिर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से ये हुआ हाँ भैया जाति जनगणना ये राज्य करवा सकते हैं अगर चाहें तो फिर यहाँ पे सन 2023 में जाति जनगणना करवाया गया। और जाति जनगणना तैयार करके पूरी जातियों की लिस्ट, ये आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, ये पूरी जातियों की लिस्ट तैयार किया गया
और बताया गया कि हाँ बिहार में जो रहते हैं इस जाति के लोग, फलाना जाति के लोग, इतना लोग रहते हैं। तो ये हुआ आगे। अब हम लोग को जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, पक्ष की बात देखते हैं, ये क्यों सही है। देखिए सही इसलिए है मेरे भाई कि वो बहुत से ऐसे जो मतलब ये माना जाता है सार्वजनिक रूप से कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका शासन प्रशासन अधिकारी या तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में, उनका शासन प्रशासन में या सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी रत्ती भर नहीं है, बहुत कम है। तो अब ये क्या हुआ, जो जातियों की संख्या गिन ली गई, अब उनको आबादी के हिसाब से उनको जो है भरा जाएगा। जो पद हैं जितने, जैसे पुलिस ऑफिसर के हो गए या अन्य जो सरकारी पद हुए, शिक्षक हो गए, कोई भी पद आएगा तो पद जो है जातियों के हिसाब से, जैसे हाँ ओबीसी इतने हैं तो ओबीसी का इतना हक बनता है, ओबीसी में इस जाति के लोग इतने हैं तो उनका इतना बनेगा, ओबीसी में इस जाति के लोग इतने हैं तो उनका इतना बनेगा। इस हिसाब से उनको जो है वहाँ पर उनका हक और अधिकार दिया जाएगा, कोई निगल नहीं पाएगा। जैसे जनरल कास्ट के लोग हो गए, जनरल कास्ट में लोग जैसे ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए और जो है लाला हो गए, तमाम ऐसी जो बिरादरियां हैं, तो जनरल कास्ट के लोग 15% हैं, 15% जनरल कास्ट वाले में रख कर और फिर इतना ब्राह्मण है, इतना ठाकुर हैं, इतना लाला हैं, ऐसे करके उनका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो किसी के ऊपर भी जो जिसकी जितनी संख्या भारी रहेगी उसको उसी के हिसाब से उसका हक और अधिकार मिलेगा। तो ये ऐसा है। तो एक तो ये हो गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये जाति के हिसाब से होगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई भी मुख्यमंत्री आएगा तो विपक्ष या कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगाएगा। ये जो मुख्यमंत्री के ऊपर जातिवाद का टैग लग चुका है ये वहाँ से हटेगा कि भाई ये जातिवाद ठीक नहीं है, ये जातिवाद मुख्यमंत्री के ऊपर शोभा नहीं देता है। तो को आप आए जो है उनके ऊपर यादववाद का आरोप लगाए, वो आए तो उनके ऊपर ठाकुरवाद का आरोप लगाए, ये गलत है। तो ये चीज़ मिटेगा यहाँ से। और दूसरी बात है कि जैसे लोकसभा, विधानसभा इत्यादि में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो भी दबी कुचली हैं, उनका पता आता नहीं है, तो वो भी जातियां निकल कर सामने आई। हाँ, जिस जातियों को हम लोग जानते भी नहीं थे, उनको एकदम नेग्लेक्टेबल मानते थे, तो वो भी जातियां, उन जातियों की भी इतनी संख्या है, उनको भी हमें हक और अधिकार देना पड़ेगा, उनको भी लोकसभा का टिकट, उनको भी विधानसभा का टिकट देना पड़ेगा। यानी हर जगह जो है सभी जातियों को एक खाका तैयार कर लें, हाँ इस जाति का इतना प्रतिशत है तो इस जाति का इतना प्रतिशत भागीदारी भी होना चाहिए। तो ये ऐसे हुआ। तो इस तरह से जो इसके पक्ष की बात है इस तरह से बताया जाता है। और जो नेगेटिव बातें हैं मेरे भाई, ये नेगेटिव मतलब विपक्ष में इसके क्या बताया जाता है कि हाँ ये जाति जनगणना गलत क्यों है। देखिए जाति जनगणना तो पहले भी हुआ था, सन 2011 में भी हुआ था, लेकिन उस समय जातियों की लिस्ट नहीं जारी हुई थी। हाँ फलाना जाति के लोग कितने हैं, ढेकाना जाति के लोग कितने हैं, ये तो सार्वजनिक नहीं किया गया। तो ये जो विपक्ष में है इससे ये कहा जाता है मेरे भाई, जब ऐसा जाति आप जातियों को गिन लेंगे तो जो नेता लोग हैं वो जाति के हिसाब से राजनीति और बढ़ जाएगी। उनका मानना है कि जैसे यादव 14% हो गए और जो मतलब कुशवाहा या फिर कह सकते हैं कोयरी जो है वो 4-4.5% है। इस तरह की जो बड़ी जातियां हैं सबका फोकस उन्हीं पर रहेगा और ज़्यादातर जो है जिस क्षेत्र में जिन जातियों का दबदबा रहेगा उसी को टिकट देंगे, अन्य जातियों को उतना नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये एक तो पॉलिटिकल मैटर हो गया कि हाँ जिस जातियों का दबदबा ज़्यादा रहेगा, जिस जातियों का हाव भाव ज़्यादा रहेगा, जिस जातियों का संख्या ज़्यादा रहेगा, उन्हीं के ये सब लाभ मिलेगा। तो उससे ये एक तो ये हो गया। और दूसरे इसके विपक्ष में ये बात कही जा रही है कि ये जातियों में एक भय फैलेगा। हाँ फलाना जाति के लोग ढेकान इतना है, इस जाति के लोग इतना है, इस जाति के लोग इतना है। तो तमाम जो अलग लोग हैं इसके विपक्ष में यही तर्क दे रहे हैं, ये हमारा तर्क नहीं है। तो इस तरह से ये ऐसा माना जा रहा है। अगर हम लोग तर्क की बात करें मेरे भाई, एक निष्कर्ष की बात कि क्या होगा कि देखिए ये तो सच बात है कि हर एक व्यक्ति को उसको सम्मान, हक, अधिकार जो है उसकी आबादी से मिल जाए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जाति जनगणना हो लेकिन ये तार्किक तरीके से। लेकिन कैसे करवाएंगे आप? जाति जनगणना तो आप करवा लिए मान लीजिए, लेकिन हक अधिकार कैसे देंगे? एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो वो निकल ही नहीं पाएगा तो उसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना भरेंगे। इससे पहले क्या होगा मेरे भाई, हमें शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। सबसे पहले ये क्या होगा मेरे भाई, ये शिक्षा को हमें खूब बढ़ावा देना होगा। शिक्षा बढ़ेगा उसके बाद हमें जागरूकता को बढ़ावा देना होगा। हम जागरूकता को खूब बढ़ाएंगे तभी ऐसा होगा। शिक्षा, जागरूकता और इत्यादि को जब बढ़ेगा तभी ना उसकी भागीदारी बन पाएगा। जैसे आप लोग कहेंगे एसडीएम भाई फलाना बिरादरी के एसडीएम नहीं है या इक्का दुक्का है, तो फलाना जाति के लोग पढ़े ही लिखे नहीं हैं, वो लोग उन लोग उच्च शिक्षा तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग जो है एग्ज़ाम दे ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग भर्ती में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो एसडीएम कहाँ से बनेंगे भाई? जो पढ़ लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है वही ना होगा। तो दूसरी बात यहाँ पर ये है कि लोग कह रहे हैं भैया उनकी आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए जो है वो
उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इससे ये होगा कि उनको हम इस करें कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, उनको रोजगार वगैरह ये सब प्रोवाइड कराया जाए। जब किसी भी बिरादरी में, किसी भी घर परिवार में जब आर्थिक स्थिति सही रहे कि वहाँ पर लोग रोजगार में पाए रहेंगे, लोग कमाते धमाते रहेंगे, तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हायर एजुकेशन उसे दिलाएंगे, तैयारी करवाएंगे, वो भी जाके कंपटीशन का एग्ज़ाम देगा, तब न ऐसा होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, शिक्षा में बढ़ावा दें, हम लोग जागरूकता की बढ़ावा दें और उसे जो है उसकी आर्थिक स्थिति सुधारें, उसकी एक सामाजिक स्थिति सुधारें। तो ये तमाम काम करके तब इसे अच्छे से अप्लीकेबल करेंगे, तब ये काम करेगा। नहीं तो जाति जनगणना जो हुई है ये धरा का धरा रह जाएगा, उतना अप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं हम उस जाति के लोगों को उठाकर ज़बरदस्ती रख देंगे, उनके लिए जो सीटें रिजर्व की जाएंगी वो खाली ही रह जाएंगी, वो भर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है उसके कास्ट के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो खाली ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मुसहर के लिए आपने कह दिया हाँ मुसहर 2% है, 2% सीटें जो है मुसहर के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अब पता लगा मुसहर भाई जंगल में जो है वो जो है अपना जानवर मार मार के खा रहे हैं, भूज के खा रहे हैं, उनको शिक्षा से, समाज से, ये सबसे, राजनीति से लेना ही देना नहीं है, तो उनके लिए क्या, उनकी खाली ही रहेगा। फिर जब तक हम उनमें ये सब नहीं बढ़ावा देंगे, ये सब, तो वो कहाँ से ऐसा एक निर्णायक कार्य हो सकता है। तो यही सब है मेरे भाई, ये जाति जनगणना जो है एक तरीके से सही है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सबको पहले सुधारना होगा, तभी ये अप्लीकेबल हो सकता है। तो हम लोगों ने देख लिया, इसको पूरा डिटेल से देखा कि हाँ जाति जनगणना क्या थी, चर्चा में क्या था, जाति जनगणना जरूरी क्यों था, ये क्यों और कैसे हुआ, ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, इन सब के बारे में। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।